हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज लास्ट पार्ट है इग्नू के एमसीक्यूज का। आज मैं आपको पूरे 100 करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मेरी डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही है। आज भी है डिटेल कोर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे चल रहा है, आईआर पे चल रहा है 1 PM। ठीक है, और आप लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर। अब आप सोच रहे हो कि आज कौन कौन सी क्लास है मैम की? तो बेटा 11 बजे है और 1 PM है। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस मेरी हो रही है अकेडमी पे। क्विक डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पर 4 PM डेली। तो आप आ सकते हैं। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट वीकली फुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो। यूज कोड मीनाक्षी लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो। अभी बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। और ये कब तक है? ये 19th आप लोगों के फरवरी तक है, 19th फरवरी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा देती हूँ। 2 मिनट रुकना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो है ये 19 कर दिया गया है ये वाला ऑफर। ठीक है, और एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट तो ये 19 फरवरी को यानी कि कल हो रहा है अन अकेडमी पे। और 26 फरवरी को होगा। तो 4 बजे होगा। इसमें टॉप रैंकर्स के लिए लैपटॉप, टैबलेट, है ना, गिफ्ट वाउचर्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहता है आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिसिस ऑफ एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको किसने बताया है? एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको कौन बताते हैं? तो इसको किसने बताया है? तो ये बताना है आपको। तो बेटा ध्यान रखना, जो एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आज मैं आप लोगों को काफी डीप में करवाने वाली हूँ चीजें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या कहता है? जो ये बोलता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि कोई भी एजेंसी होती है ना, कोई भी एजेंसी होती है या फिर स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो म्यूचुअली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड होता है ना। उसका स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है एजेंसी को और एजेंसी इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रक्चर को। सही बात है ना? एजेंसी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगी, स्ट्रक्चर एजेंसी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि स्टेट जो होता है उसके पास मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो सामाजिक रूप से कंस्ट्रक्ट होता है और वो क्या करता है? दूसरे अदर एक्टर्स को भी इंटरेक्ट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आप कंस्ट्रक्टिविज्म से समझ ही गए होंगे कौन है अलेक्जेंडर वेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर वेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ओके, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस व्हेन बीइंग स्टडीज बिकॉज दोज बीइंग स्टडी एंड देयर बिहेवियर दिस इज कॉल्ड। तो ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, आप लोगों को बताइए, है ना। ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है और इसको क्या कहते हैं? ये बेसिकली ह्यूमन बिहेव चेंजेस, हिंदी आप देख सकते हो, मानव व्यवहार बदलता है तब उसका अध्ययन होता है, क्योंकि जिनका अध्ययन होता है वह स्वभाव या व्यवहार बदलते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हाइजनबर्ग बोला जाता है, इसे हिजनबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, रोसेंथेल बोलते हैं, पॉजिटिविज्म बोलते हैं, या स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो इनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हिजनबर्ग जो है एक थिंकर है, और हिजनबर्ग जो इफेक्ट है वो बेसिकली क्या बताता है? वो रिसर्च के अंदर बताता है, रिसर्च के अंदर ओकेशन को, है ना, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दिखाता है, इन्वेस्टिगेशन को बताता है। तो ये हिजनबर्ग इफेक्ट है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसमें मेजरमेंट होता है, यानी किसी चीज को मेजर करना, गणना करनी उसकी, कि हाँ भाई वो कितना हो गया। ठीक है,
उसके बाद अगर आप देखो जो सेकंड है आपका रोजेंथेल, क्या नाम है इसका, रोजेंथेल, है ना। तो जो आप लोगों का रोजेंथेल इफेक्ट है, ये बेसिकली किस लिए किया जाता है, ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना के लिए किया जाता है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना यानी हमारा एक्शन, हमारा हमारे क्या बिलीफ हैं, है ना, क्या अदर्स के बिलीफ हैं, क्या है अदर के एक्शंस, तो इस तरह से आता है इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही है। इसके अंदर हम इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को एक गिवन एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, दूसरे के एक्शंस को देखते हैं, दूसरे के हम क्या देखते हैं, दूसरे के हम व्यवहार को देखते हैं, बिलीफ को देखते हैं, है ना। तो ये हो जाता है आप लोगों का, इसको ना पिग्मेलिटन इफेक्ट भी बोलते हैं रोजेंथेल वाले को, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म तो आपको पता ही है ना, ये अगस्त कॉम्टे ने दिया था। स्टॉकहोम सिंड्रोम, स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है, जो आप लोगों का ये वाला देखो इंग्लिश में दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। जो स्टॉकहोम सिड्रोम है, तो आप लोगों को पता है ये कंडीशन थी, है ना। एक तरह से हॉस्टेज डेवलप अ साइकोलॉजिकल बॉन्ड देयर कैप्टर्स ड्यूरिंग कैपेबिलिटी, यानी कि स्टॉकहोम सिड्रोम कहा जाता है बेसिकली एक ऐसी परिस्थिति को, एक ऐसी स्थिति को जिसमें बंधक कैद के दौरान अपने बंदी, जो बंदी होते हैं उनके मनोवैज्ञानिक बंधन विकसित करते हैं, यानी कि उनकी क्या सोच होती है, अर्थात बंधक लेने, अपहरण करने, अपमानजनक शब्दों में शक्ति या संतुलन। तो ये स्टॉक सिंड्रोम का अनुभव करने वाली बड़ी संख्या में लोगों को किसी भी प्रकार की शक्ति के साथ अध्ययन करने के लिए खोजना मुश्किल है। इस स्थिति में विकास और प्रभावों के रुझानों का करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें हम मानसिक विकारों को देखते हैं, क्या दिखा देखते हैं, मानसिक विकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है व्हेन बीइंग स्टडी, है ना, बिकॉज दोज बीइंग स्टडी अल्टर देयर बिहेवियर। तो जो बिहेवियर की बात हो रही है कैदी के रूप में अगर हम बात करेंगे, तो वो कौन हो सकते हैं, वो बेसिकली आपके हो सकते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें कैदी का क्या किया जाता है बेटा, एक साथ बंदी जो होते हैं, बंदी जो होते हैं उनको बंधन बन सकते हैं, मतलब उनको बांध सकते हैं, उसके बाद पीड़ितों द्वारा सहन किए गए खतरों, जोखिमों, इनके आलोक में इन्हें आमतौर पर तर्कहीन माना जाता है। तो इसे सिंड्रोम, स्टॉकहोम सिंड्रोम को कभी भी मानसिक विकारों के नैदानिक या इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका बेसिकली ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप देखो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉकहोम सिंड्रोम हो सकता है। बाकी मानव स्वभाव और व्यवहार का अध्ययन आपको पता ही है किसमें किया गया था, हॉर्थोन में किया गया था, हॉर्थोन में, है ना। तो हॉर्थोन भी इसका हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन हॉर्थोन हमें दिया नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने आपको वैसे सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रिसर्च से। तो इज अ रिसर्च एनालिसिस विच सीक टू एक्सपोज कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज, पावर एंड आइडियोलॉजी। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है ना। आप लोगों का पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कंटेंट एनालिसिस, टेक्सुअल एनालिसिस, यानी हिंदी में क्वेश्चन है आपका कि एक शोध विश्लेषण है जिसमें भाषा, सत्ता, शक्ति और विचारधारा के बीच संबंधों को उजागर करना चाहता है। तो ये आलोचनात्मक प्रेक्ति विश्लेषण हो गया, उत्तर संरचनावाद हो गया, कंटेंट विश्लेषण हो गया, ये शाब्दिक विश्लेषण हो गया। इसका राइट आंसर होगा आलोचनात्मक, क्या होगा, प्रेक्ति विश्लेषण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्या हो जाएगा, रिसर्च जिसमें एनालाइज करते हैं, ऐसी चाहते हैं एक्सपोज करना कनेक्शन को लैंग्वेज, पावर और आइडियोलॉजी के बीच में, तो ये क्या होगा, ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मेंबर नहीं है फ्रैंकफर्ट स्कूल का। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो मेंबर अगर आप देखो तो माइकल फकोल्ट नहीं थे, है ना, बाकी ये सब हैं। माइकल फकोल्ट इज रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म, ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाया हाइपोथेसिस, अरे भाई कितनी बार आएगा, गाया हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है, जेम्स लवलॉक से रिलेटेड है ना, जेम्स लवलॉक ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन एसोसिएटेड है कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पर नॉट, है ना, कौन नहीं है। तो यहाँ पर कौन नहीं होगा, कैनेथ वॉल्स, अलेक्जेंडर वेंट, सिंथिया वेबर, एडवर्ड सेड। बेटा देखो ये 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 सारे के सारे किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। और राइट ये जो रहा कैनेथ वॉल्स, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये आपके रिलेटेड हो जाएंगे न्यू रियलिज्म से, है ना, न्यू रियलिज्म। तो न्यू रियलिज्म बताते हैं ये। तो ये इन्होंने किस पर बोला था, इन्होंने कहा था स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, अनार्कियल है ना, अनार्कियल है, तो उसकी बात करते हैं ये। तो ध्यान रखना,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च को स्टैब्लिश किया गया था। तो आप लोगों का जो ICSSR है ना, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ICSSR, ICSSR अगर आप देखो तो इस पर काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। तो ये मैंने बताया भी था, इसका दिल्ली में है, पहले भी बताया था, इससे रिलेटेड आया हुआ था। तो जो ICSSR है वो बेसिकली आप लोगों का जो इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो ये क्या है? ये न्यू दिल्ली में है और ये कब बनी थी? 1969 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधीयन अप्रोच टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स, तो वो फोकस करते हैं किस पर? इन्होंने क्लास स्ट्रगल पे किया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बहुत इजी है, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर करते हैं ना। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर किया था। प्लैगियरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, प्लैगियरिज्म का मतलब जो होता है बेसिकली प्रॉपर चेंज चेकिंग रिसर्च बिफोर सबमिशन, है ना। स्टीलिंग समवन आइडियाज, किसी के आइडियाज को चुराना और पासिंग देम ऑफ एज वन ओन, है ना, अपने अपने तौर पे दे देना। क्रॉस चेकिंग करना, रेफरेंस इन रिसर्च, सबमिट करना रिसर्च थ्रू ऑनलाइन मीडियम। तो जो आप लोगों का प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है? प्लेजरिज्म अगर आप देखो बेटा, इसका मतलब होता है, प्लेजरिज्म का मतलब हम बोलते हैं किसी अन्य की विचारों को चोरी को उन्हें अपना बताना, कि हाँ भाई, जैसे हम मान लो किसी ने कुछ लिखा, है ना, किसी ने लिखा कुछ, अब वो चुरा के बोला जाए कि वो मेरा है ना, अपने थॉट्स बता देना, तो ये गलत है ना। डैश इज अ रिसर्च एनालिसिस जो चाहता है एक्सपोज करना लैंग्वेज, पावर एंड आइडियोलॉजी। देखो वही वही क्वेश्चन लौट लौट के आ रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होगा। आपने देखा होगा, अभी ऊपर करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, है ना। 91 का है, पॉजिटिविज्म एसोसिएटेड है। तो पॉजिटिविज्म किससे एसोसिएटेड है? क्या ये साइंटिफिक एविडेंस से है, अगस्त कॉम्टे से है, हेल्थी एटीट्यूड टू रिसर्च सब्जेक्ट टेस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग थ्योरी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो साइंटिफिक एविडेंस, अगस्त कॉम्टे, और क्या होगा? टेस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग थ्योरी। हेल्थ एंड एटीट्यूड रिसर्च नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये दे रखा है, ठीक है, मीडियन निकालना है फॉर डाटा के लिए, है ना। तो इसका जो है आप लोगों का, तो ये आप लोग खुद कर लेना बच्चों, ठीक है, आप लोग इसे कर लेना, मैथ्स का नहीं करवा रही हूँ मैं। ये वाला देखो, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से? तो थिंकर बताने हैं, क्या बताने हैं? थिंकर, जैक्स लैकन, डेरिडा, डिल्यूज, बुद्रिलैंड। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जैक्स लेकेन, है ना। जैक्स लेकेन जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई यूनेस्को के द्वारा, आपको पता ही है ना, यूनेस्को। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद 95 क्वेश्चन है कि स्टेट दैट अमंग कॉम्पिटिंग एक्सप्लेनेशन दैट सफिशिएंटली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व एविडेंस द सिंपलेस्ट थ्योरी इज द बेस्ट। तो ये कौन बोलते हैं? देखो हिंदी में देख लो, कहते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक व्याख्याओं में से समुचित तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण को समझाता समझाती है। सबसे सरल व्याख्या वह है जो सबसे कम चरों का उपयोग करती है और न्यूनतम पूर्वाग्रह का सर्वश्रेष्ठ है। तो ये किसने बोला है? तो ये कहा था बेटा, किसने कहा था? ये कहा था ऑस्किम रेजोर ने। किसने कहा था? ऑस्कम रेजोर, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इंडक्शन मेथड फोकस करता है किस पर? तो इंडक्शन मेथड किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है मूवमेंट फ्रॉम अजप्शन एविडेंस टू जनरलाइजेशन, है ना। यानी कि ये पूर्व धारणा प्रमाण से सामान्यकरण को, ठीक है, ये इंडक्शन मेथड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डिटरेंस थ्योरी जो थी वो एसोसिएटेड थी किससे? बैंथम से, सीजियर बैक्यारिये से, इरेशनल इंडिविजुअल से, बिहेवियर बेस्ड ऑन बेनिफिट एनालिसिस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखो, बैंथम से, ठीक है, सीजर बेकेरिए से, और बिहेवियर बेस्ड इरेशनल इंडिविजुअल नहीं होगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98,
कौन बिलीव करता है कि रियलिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटेड होती है, डिबेटेड होती है, इंटरप्रेटेड होती है, क्योंकि बेस्ट मेथड तो है जो है यूज करने का वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कौन मानता है कि वास्तविकता निरंतर नेगोशिएट मतलब होता है बातचीत, है ना, निरंतर बातचीत होती है, उस पर वाद विवाद व्याख्या होती है, और सर्वश्रेष्ठ तरीका वह है जो समस्या को सुलझा देता है। तो ये कौन बोलते हैं? ये बेसिकली बोलते हैं आपके व्यवहारवादी। कौन बोलते हैं? ये प्रैग्मैटिस्ट बोलते हैं, प्रैग्मैटिस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद 99 का क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल है, फैक्ट फाइंडिंग है, या पॉलिसी ओरिएंटेड है? तो बेटा ये कौन सी हो जाएगी? अप्लाइड हो जाएगी। ठीक है, ये अप्लाइड हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का, आज इग्नू के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एथिकल न्यूट्रलिटी रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? ये साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है। एथिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है नैतिक नैतिक तटस्थता, तो ये किससे संबंधित है? वैज्ञानिक विधि से। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसका आंसर कर इसका जरूर इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू वर्क, थैंक यू।